नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के आज के इस नए वीडियो में। आज का ये वीडियो हमारा ट्यूटोरियल 5 होने वाला है टैली ERP9 के फुल कोर्स, जो कि हम लोग फ्री में अवेल करा रहे हैं आप सभी को। आप सभी ने जो भी हमारा प्लेलिस्ट है वो अभी तो देख ही लिया होगा, जिसमें कि हम लोग ने 4 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। ये आज का होने वाला है 5वां वीडियो, जिसमें कि हम लोग सीखने वाले हैं कि आप किसी भी जनरल एंट्री, अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट दे दिया जाता है जो कि इंग्लिश स्टेटमेंट है, उसको आप कैसे बहुत ही आसानी तरीके से जनरल एंट्री में लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से उसकी एंट्री कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको स्टेटमेंट दे दिया गया है, जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई भी व्यापार चालू किया कैश से और उसका प्राइस 18,000 रुपये है, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे जनरल एंट्री में, उसको आज हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आज बहुत ही आसानी तरीके से इसको कैसे कर सकते हैं। इसके बाद वाला जो टैली का ट्यूटोरियल नंबर 6 होगा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिक्शनरी को, जो भी हमारा इंग्लिश हिंदी शब्दकोश है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। जैसा कि बहुत सारे टफ शब्द होते हैं टैली के अकाउंटिंग की भाषाएं में, उसको हम लोग बहुत ही आसान तरीके से, सरल तरीके से समझेंगे अगले वीडियो में। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग उस इंग्लिश जो भी स्टेटमेंट दिया गया है उसको आप बहुत ही आसानी तरीके से समझकर जनरल एंट्री में कैसे लिख सकते हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। इसके पीछे वाला जो ट्यूटोरियल नंबर 4 था, उसमें हम लोग हिंदी स्टेटमेंट को जनरल एंट्री भाषा में किए थे। आज का वीडियो इंग्लिश वाला है, तो आप लोग को बहुत ही मजा आएगा। बहुत ही आसान और सरल तरीके से मैंने समझाया है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो का आनंद लें और उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें जो फ्री में टैली ERP9 का फुल कोर्स सीखना चाह रहे हैं हमारे चैनल से। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आज हम लोग जनरल एंट्री देखने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज वाला। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जो हमारा लास्ट लेक्चर हो चुका है, लेक्चर नंबर 4, ट्यूटोरियल नंबर 4, वो आपका था हिंदी वाला, और इसमें हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश जनरल एंट्री। इंग्लिश जनरल एंट्री हिंदी वाले से बहुत ही आसान है, क्योंकि हिंदी वाले में थोड़े से टफ लैंग्वेज हैं। क्रय हुआ और संपत्ति हुई, थोड़े से टफ लैंग्वेज होंगे, और आपको इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही इजी बन जाएगा। ये टोटल जनरल एंट्री, टोटल अकाउंटिंग आपके लिए बहुत ही इजी बनने वाला है। चलिए सबसे पहले हम लोग इंग्लिश जनरल एंट्री को किस तरह लिखते हैं। अगर आपके सामने कुछ इस टाइप का आ जाएगा, आपको कोई भी कंपनी दे देगी या कोई भी मैनेजर दे देगा कि आप इसको, ये जितने भी सारे चीजें हैं, आप इसको टैली ERP9 में अकाउंटिंग की भाषा में जनरल एंट्री के तौर पर लिखिए, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, केवल आप लोग स्टेप समझते जाएंगे। जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा आप लोग बहुत इजी तरीके से कर पाएंगे। सबसे पहले है हमारा, अगर हम लोग देखें तो संजय स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। संजय कौन स्टार्ट कर रहा है? संजय स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि पूंजी लगा रहा है। संजय अपनी पूंजी लगा रहा है बिजनेस स्टेब्लिश करने के लिए, बिजनेस को चालू करने के लिए। तो संजय के कोई कमाई नहीं है, संजय ने अपनी पूंजी लगाई किस लिए? कैपिटल के लिए, कैपिटल संपत्ति। तो हम लोग क्या सिंपली से लिख सकते हैं, संजय स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? कैश डेबिट, क्योंकि जो कैश क्या है? कैश आपके पास, बिजनेस जो कैपिटल स्टार्ट हो रहा है वो कैश से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग लिखेंगे कैश डेबिट टू कैपिटल। अब इसका मतलब मैं समझा दे रहा हूं, जो पर्टिकुलर्स में मैं लिख रहा हूं उसका मतलब क्या होगा। क्योंकि क्या हुआ, जो कैश गया वो कैश कहां गया? कैपिटल के पास। कैपिटल में यानी जो हमने पूंजी लगाई है वो कैपिटल में गई, आपके बिजनेस में गई, ठीक है। कैश यानी आया, किसमें आया? कैपिटल में आया। कैश आया, डेबिट यानी आता है और क्रेडिट यानी जाता है। डेबिट यानी पैसा आना और क्रेडिट यानी पैसा जाना। तो कैश कहाँ आया? कैपिटल में आया। इसको आप सिंपली से, इसको तो आपको समझना पड़ेगा, इसको आपको कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। और हम लोग क्या लिखते हैं? अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि 3 हमारा कॉलम बनता है, एक पर्टिकुलर्स का, अमाउंट डेबिट का, अमाउंट क्रेडिट का, जिसमें कि पर्टिकुलर्स में हम लोग जो भी हमारा चीज रहता है उसको जनरल एंट्री के तौर पर लिखते हैं, और जितना भी अमाउंट होता है, जैसे यहाँ पे 15,000 रुपये है, 15,000 यहाँ पर लिख देंगे, आप 15,000 यहाँ पर लिख देंगे। तो कैसे लिखते हैं देखते हैं। 15,000 आप इसको ऊपर लिख देंगे 15,000, और इसके नीचे लिख देंगे अमाउंट क्रेडिट में 15,000, ठीक है। तो ये आपकी पहली जनरल एंट्री खत्म हो गई। दूसरा है परचेज फॉर कैश। अब परचेज फॉर कैश
किसी भी चीज को परचेस करने के लिए कैश की जरूरत पड़ी, जो भी चीज खरीदा गया 4,000 रुपए की, 4,000 रुपए की। तो अब इसको किस तरह लिखते हैं, चलिए मैं दिखाता हूं। कैश डेबिट टू, माफ करिए, परचेज डेबिट टू कैश, परचेज डेबिट टू कैश। अब इसमें क्या होता है, परचेज फॉर कैश, परचेज आया कैश से। अब देखिए सिंपली से आपको समझना होगा, डेबिट में आपको वही चीज लिखना है जो चीज आपके पास आई है, ये चीज नहीं लिखना है कि जो आपके पास से गई है या अन्य चीजें। आप केवल एक चीज समझ जाइए कि डेबिट में वही चीज लिखाएगा जो आपके पास आई है, और जिस से आई है वो आप नीचे लिख सकते हैं। तो परचेज डेबिट, आपके पास जो भी परचेज किए हैं वो आपके पास आया है। अभी यहाँ पे अगर कोई सामान का अगर नाम दिया होता, सामान का यहाँ पर हम लोग नाम लिख देते हैं, जैसे लिख देते हैं कि चेयर, तो चेयर डेबिट टू कैश लिख सकते थे, चेयर परचेज डेबिट टू कैश लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पर कोई भी चीज स्पेसिफाई नहीं की गई है कि हमने ये चीज खरीदा है, यहाँ पर बस लिखा गया है कि परचेज फॉर कैश, कैश के द्वारा हम कुछ खरीदा गया है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या हम लोग पास आया, कैश से क्या आया, परचेज आया, तो परचेज लिख देंगे, परचेज डेबिट, डेबिट में वही चीज लिखेंगे जो चीज आया है, और जिससे आया है तो टू कैश लिख देंगे, कैश से आया है, पैसा देकर ही आया है, ठीक है। और इसमें पैसा कितना है, 4,000 रुपए है, तो इसको आप यहाँ पे एक बार 4,000 ऊपर लिखेंगे, यहाँ पर 4,000 नीचे लिख देंगे। तो ये आपकी दूसरी भी एंट्री हो गई। तीसरे बात है परचेज फॉर श्याम, किसके लिए परचेज किया गया है, श्याम के लिए परचेज किया गया है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे परचेज डेबिट। अब यहाँ पर तो हमारे पास क्या आया, परचेज आया है, जो भी हमने सामान खरीदवाया है या खरीदा है वो आया है, और किसके पास गया है, श्याम के पास गया है। और किसके लिए गया है, श्याम के पास गया है, श्याम के लिए भी गया है और श्याम के पास भी गया है। इसमें आप सिंपली से लिख देंगे इसमें कितने रुपए है, 3,000 रुपए। यहाँ पर आप लिख देंगे 3,000 ऊपर 3,000 नीचे। धीरे धीरे आप जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स देखते जाएंगे कंटिन्यू वाले, वैसे आप इसको समझते चले जाएंगे। 2-3 लेक्चर्स और मेरे होंगे जिसमें कि मैं और भी इससे थोड़ी सी लेवल बढ़ाता जाऊंगा। ये सबसे इजी लेवल है, इजीएस्ट लेवल है, इसलिए मैं इसको बहुत ही डीपली समझा रहा हूँ। इसके बाद हम लोग तुरंत तुरंत लिखेंगे, तुरंत तुरंत करेंगे, और आप लोग भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में बताते रहेंगे। अब है सेल्स फॉर कैश। सेल्स फॉर कैश, कैश की मदद से बेचा गया, यानी आपके पास क्या आया, कैश आया है। इस बार आपके पास कैश आया है और सेलिंग हुई है, सेल्स गया है। आपने जो भी अपने दुकान में सामान रखा था वो आपका सेल हुआ है, यानी आपके पास से गया है, उसकी जगह पे कैश आया है। क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेल्स फॉर कैश। तो क्या आया है, सेल्स आया है, माफ करिए कैश आया है, तो हम लोग लिख देंगे कैश डेबिट, कैश डेबिट, ठीक है। और क्या गया है आपके पास से, सेल्स टू सेल्स। जो आपके पास आया है वो ऊपर रहेगा, हमेशा ध्यान रखेंगे, जो आपके पास आया है वो ऊपर रहेगा, डेबिट में रहेगा। लिख देंगे 6,000 रुपए, 6,000, ठीक है। अब हम लोग अगले पे आते हैं, सेल्स फॉर अरुण। सेल्स फॉर अरुण, जो सेल्स किया गया है वो अरुण के माध्यम से किया गया है। तो अरुण उसमें क्या है, मीडिएटर है। आप कह सकते हैं कि अरुण के इंटरमीडिएटर था, बीच में था, जिससे कि हमारा सेल्स हुआ है। तो सेल्स फॉर अरुण में क्या लिख देंगे आप, अरुण डेबिट टू सेल्स। अगर हमारे पास यहाँ पर कैश नहीं दिया है और किसी का नाम दिया है या किसी वस्तु का नाम दिया है, तो आप कैश की जगह उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कैश की जगह किया, तो क्या कितना रुपए है, 3500 रुपए है, 3500 रुपए, ठीक है। अब हम लोग नीचे आते हैं, परचेज डोनेशन टू अनूप। परचेज डोनेशन टू अनूप। अब आपके पास अनूप ने, यानी आपने अनूप को परचेज डोनेशन दिया है। तो अब अगर हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पर टू जो करना है, टू जो लिखना है नीचे वाला टू, वो पहले से दिया हुआ है। तो आपको सिंपली से बहुत ही इजी हो गया इसमें कि टू जो दिया है वो पहले से हमको दिया हुआ है। नीचे से सबसे पहले आप टू लिख देंगे, टू अनूप, टू अनूप। अब ऊपर क्या है उसको आपको देखना पड़ेगा, परचेज डोनेशन। उससे पहले क्या लिखा था, टू अनूप से पहले टू अनूप आपने नीचे लिख दिया। आपको बस इसमें खोजना है कि कैसे भी हमें ये क्लू मिल जाए कि हम लोग इसको बहुत ही आसानी तरीके से लिख पाए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, तो टू अनूप हो गया। परचेज डोनेशन, जो यहाँ पर हमारा चीज बचा है परचेज डोनेशन, इसको आप हम लोग ऊपर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। परचेज डोनेशन, डोनेशन डेबिट टू अनूप, 600 रुपए,
600 रुपये। ठीक है, अब हमारे ये हो चुका है। अब हम लोग अगले पे आते हैं, अदर एक्सपेंसेस बाय कैश। जो हमारे अदर खर्च यानी अन्य खर्च हुए कैश की मदद से, यानी नकद की मदद से। कैश को हम लोग बोलते हैं नकद, हिंदी में हम लोग बोलते हैं नकद। जो अन्य हमारे खर्चे हुए कैश की मदद से, तो आप इसको किस तरह लिख सकते हैं, अदर एक्सपेंसेस डेबिट, अदर एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश। इसको भी मैं समझा देता हूं कैसे हमने लिखा। अदर एक्सपेंसेस डेबिट, जो आपके पास आया है, अन्य खर्च आए हैं, आपके पास क्या आया है, अन्य खर्च आए हैं, तो उसको आपने डेबिट में लिखा। जो आपके पास से गया है वो आपने नीचे लिख दिया टू कैश में। तो टू आपके पास से कैश गया है जिससे कि अन्य खर्चे हुए हैं, तो 200 रुपए लिख देंगे इसमें, 200 रुपए। होपफुली आपने इसको लिख लिया होगा। और जो नीचे का ये है, ये वाला आपके लिए होगा, क्योंकि सिंपल जिस तरह ये था वैसे ही ये भी है, तो आपको इसको देखना होगा। इसके लिए आपके लिए आप कह सकते हैं ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, जिसको कि आपको अपने से करना है, क्योंकि जिस तरह ये था उसी तरह इसको भी आपको करना होगा। तो अब आखिरी बचा है एक तो सैलरी पेड बाय कैश, इसको मैं बता देता हूं। अब क्या हुआ, आपने कैश के द्वारा क्या किया है, सैलरी पे किया है, यानी आपने वेतन दिया है। सैलरी को क्या बोलते हैं, वेतन। सैलरी पेड बाय कैश, तो क्या लिख देंगे, आपके पास क्या है, आपके पास से क्या गया है, तो नीचे लिख दीजिए टू कैश। आपके पास से कैश गया है जैसा कि आपने सैलरी पे किया है, और ऊपर लिख देंगे जो बचा है वो सैलरी डेबिट। आपके पास से सैलरी, आपके पास से एक काम आया है जिसको कि आपने सैलरी के रूप में कैश दिया है। तो हमारा ये सही हो चुका है, सैलरी पेड टू कैश। अब आपने कितना अमाउंट लिखना होगा, 150 रुपए, तो आप लोग लिख देंगे 150 रुपए। तो आपका ये जितना भी एंट्री था वो बहुत ही इजी तरीके से मैंने यहाँ पर करवा दिया, बहुत ही इजी आपको लग गया होगा। और इसके बाद हम लोग इसके थोड़े से इसके लेवल को हम लोग बढ़ाने का कोशिश करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि इसके लेवल को थोड़ा सा हम लोग बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आप लोग थोड़ा सा लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। अगर आपको लिखना होगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से, आसान तरीके से मैंने इसको समझा दिया है कि आप इसको जनरल एंट्री इंग्लिश में कैसे कर सकते हैं। इसके बाद वाला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को डिक्शनरी प्रोवाइड करने वाले हैं, जो कि अकाउंटिंग डिक्शनरी होती है। जैसा कि जो भी चीज हिंदी में लिखा होता है तो उसको इस भाषा में कैसे लिख सकते हैं, और कौन कौन सा वाउचर्स में क्या क्या चीजें होती हैं, उसको सारा चीजें हम लोग अगले लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो ये हमारा इंग्लिश वाला लेक्चर था, जनरल एंट्री इजी लेवल वाला। इसके बाद हम लोग उस डिक्शनरी वाले वीडियो को देखेंगे, और उसके बाद हम लोग इसका लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। और जब हमारा लेवल उस मुकाम पर पहुंच जाएगा कि आप किसी भी एंट्री को कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर जाकर आप सभी को कैसे एंट्री की जाती है उसको हम लोग समझाने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ बने रहें। तो होपफुली आप सभी को बहुत ही मजा आया होगा, और आप सभी को बहुत ही आसानी तरीके से आप सभी ने समझने का प्रयास किया होगा, जिससे कि आप लोग बहुत ही आसानी तरीके से समझ भी गए होंगे। बहुत ही आसानी तरीके से और सरल तरीके से मैंने समझाया है, कोई भी हार्ड वर्क का थोड़ा भी उपयोग नहीं किया है, थोड़ा भी यूज नहीं किया है, जिससे कि आप लोग बहुत ही आसान तरीके से समझ पाए किसी भी चीज को, किसी भी शब्द को, किसी भी वर्ड को, और कैसे आप जनरल एंट्री कर सकते हैं इंग्लिश वाली भाषा में, उसको भी आप लोग ने समझ लिया होगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे टैली ट्यूटोरियल नंबर 6 के साथ अगले नए हफ्ते में। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि ऐसे नॉलेज रिलेटेड वीडियोस या कोर्स रिलेटेड वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर हमेशा आते रहते हैं। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।